परवाह न करो चाहे सारा जमाना खिलाफ हो, चलो उस रास्ते पर जो सच्चा और साफ हो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जॉब रेस नंबर 1 में। चलिए बिना देर करते बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये जो सेट एमसीक्यू करवाने जा रहे हैं ये 69वीं बीपीएससी एमसीक्यू होगा, क्योंकि अब 68वीं बीपीएससी पीटी हो चुका है और ये एग्ज़ाम काफ़ी पहले हो चुका है। अब कहीं न कहीं 69वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी होगा। इसके लिए मैं पहले से ही तैयार हूँ। इस बार हम आप सबके साथ बने रहेंगे, क्योंकि ये जो चैनल का उद्देश्य हर कोई एग्ज़ाम का एमसीक्यू करवाना है, चाहे एग्ज़ाम बीपीएससी का हो या यूपीएससी का हो, हम साथ रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? ए मार्च 1915, बी अप्रैल 1915, सी जून 1916, डी अगस्त 1916। और ई में कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा एक का बी अप्रैल 1915। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन अप्रैल 1915 में कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में हुआ था। देखिए दूसरे प्रश्न को। अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी? अक्टूबर 1934 में कहाँ कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी? ए लखनऊ, नेक्स्ट बी मुंबई, पटना, इलाहाबाद, डी इलाहाबाद। और जो लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी बम्बई में। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना अक्टूबर 1934 में बम्बई में की गई थी। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मासानी इसके प्रमुख नेता उस टाइम में थे। देखिए तीसरे प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह के कारणों में शामिल नहीं है? अब इसमें से शामिल पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि 1857 के विद्रोह में ये चीज़ हुआ ही नहीं। तो ए डलहौजी की व्यक्तिगत नीति, तो इससे सब रूबरू है। बी अंग्रेजों द्वारा भारत में किया गया सामाजिक सुधार, और सी सैनिकों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, डी चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। और ई में कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि हम जानते हैं कि 1857 के विद्रोह को जन्म देने वाले कारकों में उपयुक्त चारों कारक प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। और जबकि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। तो इसका हो जाएगा ई, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब होगा। चलिए आप लोगों के मोटिवेट के लिए थोड़ा सा जुगाड़ लाया हूँ। ये राहें ले ही जाएगी मंजिल तक हौसला रख, कभी सुना है कि अंधेरे ने सवेरा होने न दिया। अब चौथा क्वेश्चन है। आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले राजा राममोहन राय के बारे में कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। अब देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें कूट की सहायता से उत्तर चुनाव करना है। इस टाइप का क्वेश्चन में बहुत मतलब थोड़ा सा उलझे टाइप का होता है कि जल्दी ये ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है, समय लगता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। राजा राममोहन राय एकेश्वरवाद के समर्थक थे, अर्थात ये बी 2 में कह रहा है कि इन्होंने बहु ईश्वरवाद एवं मूर्ति पूजा की निंदा की। 1 भी और 2 भी सही है कि ये मूर्ति पूजा का निंदा किया था। और 3 में है कि ये एक नवीन धर्म की स्थापना करना चाहते थे, बिल्कुल नहीं। और 4 में इन्होंने शास्त्रों की प्रभुसत्ता की अस्वीकार कर दिया था। और जो इस तरह का भी सुनने को पड़ता है, इतिहास में पढ़ने को मिलता है। तो इसका जो है ना
4 का आंसर सी हो जाएगा। सी में है कूट 1, 2 एवं 4, जो इसका सी जवाब सही है। रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी? सवाल, रेड क्लिफ समिति जो थी ये किसके लिए नियुक्त की गई थी? ए, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को लागू करवाने हेतु। बी, पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने के लिए। सी, भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या को सुलझाने हेतु। डी, जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, सीमा रेखाओं को निर्धारित करने के लिए। और ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। जो समस्या पैदा करता है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। अब देखिए कि जो इसका सही जवाब चुनना है कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को लागू करवाने हेतु। उसके बाद कह रहा है पूर्वी बंगाल के दंगों की जांच करने हेतु। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो रेड क्लिफ समिति की नियुक्ति तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा जुलाई 1947 में की गई थी। इस समिति में कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के द्वारा नामांकित 2-2 सदस्य थे। इस समिति की अनुशंसा पर भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए छठा प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? ए, त्रिपुरा में। बी, केरल। सी, पश्चिम बंगाल। डी, महाराष्ट्र। और ई, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो है, जब ये ई ऑप्शन बोलेंगे तो इसे समझना है कि या तो हो ही नहीं सकता है, अगर होगा तो एक से अधिक होगा। तो इसका जो सही जवाब है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी, तो इसका होगा केरल। 1957 में केरल विधानसभा चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी विजयी हुई तथा ई.एस. नंबूदिरीपाद की अध्यक्षता में प्रथम गैर कांग्रेसी एवं प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन किया गया था। देखिए 7 का प्रश्न थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का है। निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर कूट की सहायता से उत्तर का चयन करें। देखिए अब इसको है समझाने, मतलब कूट के हिसाब से कहता है कि बढ़ते क्रम में इसको बैठाइए। मतलब सबसे पहले कौन सा आंदोलन हुआ, उसके फिर पहले कौन हुआ, पहले कौन हुआ, मतलब कि लास्ट वाला जो सबसे बाद में जो हुआ है उसको क्या करना है कि पहले बताना है, और जो सबसे पहले हुआ था उसको बाद में। तो इसको हम लोग बढ़ते क्रम में कहते हैं। तो देखिए कह रहा है कि क्रिप्स मिशन, अरे क्रिप्स मिशन ये क्या कहते हैं 1945 में बात था। बी में है कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन जो है ये 1946 में आया था। और माउंटबेटन योजना, मतलब ये सारी जितने योजना है, ये योजना इंग्लैंड से बन करके आ रहा था। तो क्रिप्स मिशन जो है ना, ये 1900 क्या बोलते हैं, ये 1942 में आया था। और कैबिनेट मिशन आया था 1946 में। माउंटबेटन योजना ये आया था 1947 में। उसके बाद वेवेल योजना आया था 1945 में। तो उस हिसाब से इसका जो है ना सही जवाब हो जाएगा सी, क्योंकि सी का जो है, सी में है पहले 1 नंबर होगा, फिर 4 नंबर होगा वेवेल योजना, फिर 2 नंबर होगा कैबिनेट मिशन, फिर उसके बाद होता है 3 नंबर में माउंटबेटन योजना। लास्ट में माउंटबेटन योजना आया था 1947 में। देखिए इस बार जो है एक साथ 2 क्वेश्चन डील करना है, 2 क्वेश्चन एक साथ देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों स्क्रीन पर आ चुका है। तो 8वां क्वेश्चन देखिए, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परीक्षा में ये पूछा भी गया है कि गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? तो ए है खान अब्दुल गफ्फार खां, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी रफीक जकारिया, डी राम मनोहर लोहिया, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जब तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 8 का डी हो जाएगा राम मनोहर लोहिया। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखी गई, जो कि वर्ष 1950 में ये प्रकाशित हुई थी। इसमें भी याद रख लेना है कि ये पुस्तक 1950 में प्रकाशित हुई थी। ये स्वतंत्रता सेनानी व्यक्ति थे। और देखिए क्वेश्चन 9 भी है स्क्रीन पर, किस वर्ष दासता को अपराध घोषित किया गया था?
ये जो किस वर्ष था कि जो दास्ता जो गुलामी होती तो उसको क्या किया गया, अपराध घोषित किया गया था। तो 1900 क्या बोलते हैं इसका, ए 1860, बी 1789, सी 1858, डी 1833 और ई जानबे करते हैं या तो कोई नहीं या तो एक से अधिक। तो इसका जो है 9 का सही जवाब होगा ए 1860। इसका एक्सप्लेनेशन कर दूं। 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता है ना, आईपीसी के अंतर्गत दास्ता को अपराध घोषित किया गया। 1789 की घोषणा द्वारा बंगाल से दासों का निर्यात बंद कर दिया गया। वर्ष 1843 के एक्ट द्वारा भारत में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। अरे वाह, इतना आसान क्वेश्चन। जी जी, हम एग्जाम में बना के आए हैं बीपीएससी में। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ए तिलका मांझी, बी महात्मा गांधी, सी ठक्कर बप्पा, डी ज्योतिषा फुले, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ठक्कर बप्पा। यही सबसे पहले जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। और देखिए ठक्कर बप्पा ने जनजातीय लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। ये गांधीवादी नेता थे। इन्होंने जनजातीय क्षेत्र का भ्रमण किया था। अब लो जनजातीय क्षेत्र का भ्रमण किया था ठक्कर बप्पा, और तो इसका जो है ना कॉमन सेंस यूज कीजिए कि क्या ठक्कर बप्पा ने ही जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। देखिए 11 का प्रश्न, हंटर कमीशन हंटर कमीशन की रिपोर्ट में मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित था। हंटर कमीशन जो जालियांवाला बाग का जो जांच जिसके ऊपर सौंपा गया था, जिन्होंने अपने ऊपर लिया था, तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा से संबंधित है। तो कहता है विश्वविद्यालयी शिक्षा, बी तकनीकी शिक्षा, सी माध्यमिक शिक्षा और डी प्राथमिक शिक्षा, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग तब तक चिन्ह लगा दिए होंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का डी प्राथमिक शिक्षा। फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन, वुड डिस्पेच द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा के लिए लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में 1882 में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का कार्य केवल प्राथमिक शिक्षा के विकास की समीक्षा करना था। देखिए 12 का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से किया जाता था। 4 अखबार है आपके सामने। देखिए इसका किसका प्रकाशन पटना से किया जाता था। ए जो है प्रभाकर, बी स्वदेश वाहिनी, सी द इंडियन नेशन, डी द ट्रिब्यून, और ई या इसमें से कोई नहीं है और इसमें से एक से अधिक। तो इसका 12 का जो सही जवाब हो जाएगा सी दरभंगा दी इंडियन नेशन। तो दी इंडियन नेशन जो है ना, दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह द्वारा 1931 ईस्वी में ये जो अखबार का प्रकाशन पटना से शुरू किया गया था। दरभंगा महाराज का नाम वैसे भी सुने होंगे। नशा किताबों का करो, शिक्षा भी मिलेगी और कामयाबी भी मिलेगी। देखिए निम्न में से कौन सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से कौन इसमें से व्यक्ति थे जो सोशल सर्विस लीग के संस्थापक थे। ए महादेव गोविंद रानाडे, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी नारायण मल्हार जोशी, डी आत्माराम पांडुरंग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नारायण मल्हार जोशी। सोशल सर्विस लीग का स्थापना जो था ना, नारायण मल्हार जोशी ने बम्बई में की थी। इसका उद्देश्य था लोगों को जीवन एवं कार्य के बेहतर दशाएं उपलब्ध कराना।